भारतीय उद्योग जगत के सबसे चमकते सितारे टाटा ग्रुप जैसे विशाल औद्योगिक साम्राज्य के सर्वेसर्वा रतन टाटा का विश्व उद्योग जगत में भी अपना एक विशिष्ट स्थान है। वर्तमान परिवेश में टाटा ग्रुप को न केवल स्वदेश बल्कि विदेशों में भी अहम स्थान दिलाने में उनकी भूमिका और नेतृत्व का सराहनीय योगदान रहा है। JRD टाटा जब औद्योगिक विरासत का उत्तरदायित्व रतन टाटा को दे दिया गया, तब उनके समक्ष अपनी योग्यता और उद्योगी समझ को प्रमाणित करने की कठिन चुनौती थी। उन्हें ये प्रमाणित करना था कि वो टाटा समूह के चेयरमैन टाटा परिवार से संबद्ध होने के कारण नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर बने हैं। टाटा समूह के तत्कालीन प्रभावशाली व्यक्ति रतन टाटा को संदेह और उपहास की दृष्टि से देख रहे थे। उनके आलोचक भी कम सक्रिय नहीं थे, लेकिन रतन टाटा ने कुछ ही वर्षों में अपनी विलक्षण प्रतिभा के कृतित्व से सभी को विस्मित कर दिया। उनकी चेयरमैनशिप में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय हेनरी फोर्ड के शीर्षक से भी सम्मानित किया गया। उन्हें भारत की सड़क क्रांति का अग्रदूत कहकर संबोधित किया गया। लखटकिया नैनो इनकी प्रतिभा, लगनशीलता और दूरदर्शिता का अनुपम उदाहरण है। ये भी उल्लेखनीय है कि जिस औद्योगिक विरासत की देखभाल आज रतन टाटा कर रहे हैं, उसे स्थापित, परिमार्जित और परिवर्धित करने में ग्रुप के संस्थापक जमशेद जी टाटा से लेकर रतन टाटा के पूर्ववर्ती JRD टाटा तक इस घराने के सभी युग दृष्टा पुरोधाओं की एक विशिष्ट भूमिका रही है। टाटा ग्रुप को वर्तमान मुकाम तक पहुंचाने में उन अवस्थापनाओं, कार्य परिवेश एवं मानदंडों का भी सशक्त स्थान है जो इन पुरोधाओं ने स्थापित किए थे। अतः टाटा परिवार के उन सभी चमकते सितारों का यहाँ उल्लेख करना समीचीन होगा जिन्होंने इसके संचालन और इसके उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए अनवरत कार्य किया। केवल तभी रतन टाटा के व्यक्तित्व एवं कार्यों का समग्र एवं सही मूल्यांकन संभव है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुस्तक के प्रारंभ में उनके बारे में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत की गई है। आशा है पुस्तक पाठकों के लिए प्रेरणास्पद एवं लाभदायी सिद्ध होगी। समझा जाता है कि पारसी जाति सैकड़ों वर्ष पूर्व पर्शिया यानी जो वर्तमान में ईरान है, उसमें निवास करती थी। वहीं से ये दुनिया के तमाम देशों में फैली। इसी अनुक्रम में सदियों पूर्व पारसियों का भारत में भी आगमन हुआ। विश्व के कई क्षेत्रों में फैले होने के बावजूद इनकी संख्या काफी कम है। ये लोग विशेषतः अग्नि पूजक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्रमा और वायु की भी पूजा करते हैं। पुराने समय में पारसी संप्रदाय में तीरंदाजी, घुड़सवारी सीखने और चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। समय के साथ साथ कई क्षेत्रों में बदलाव अवश्यंभावी था। फिर भी जाति की शुद्धता तथा सुचरित्र के प्रति इनका आग्रह कमोबश अभी तक बरकरार है। अपवादों को छोड़कर ये लोग अन्य जाति और समाज में विवाह संबंध नहीं जोड़ते थे। भले ही नजदीकी रिश्तों में शादियां कर लेते थे ताकि जाति की विशुद्धता को बचाए रखा जा सके। ये वर्जना आज भी काफी हद तक मौजूद है। मानसिक रूप से भी पारसी काफी सुदृढ़ होते हैं और इनका आचरण गरिमामय होता है। ज्ञान, विज्ञान एवं अपने कार्य क्षेत्र में इनका प्रदर्शन आमतौर पर बहुत अच्छा रहता है। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने वो सम्मान अर्जित किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। न केवल उद्योग जगत बल्कि समसामयिक सामाजिक गतिविधियों में भी पारसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धताओं का निर्वहन कुशलता एवं निष्ठा से किया है। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने के बावजूद उन्होंने इसे राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए भुनाया नहीं, बल्कि परिश्रम और लगन से अपने लिए उन्नति के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया है। ये इनकी एक महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषता भी है। गुजरात के सबसे पुराने कस्बों में एक नवसारी भी है। सदियों पूर्व पारसियों का एक जत्था यहाँ आकर बस गया था। कुछ समय के लिए ये क्षेत्र पारसियों के प्रभाव में भी रहा। बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। देश की स्वतंत्रता के समय सन 1947 में ये क्षेत्र बड़ौदा रियासत के अधीन था। नवसारी पारसियों के एक बड़े तबके का निवास स्थान रहा है। दादा भाई नौरोजी, जो कि अंग्रेजी शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे, नवसारी में ही पैदा हुए थे।
टाटा घराने के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पिता नौशेरवानजी टाटा का निवास स्थान भी नवसारी ही था। जमशेदजी टाटा की जन्मभूमि नवसारी ही है। इनका निवास स्थान आज यहाँ एक स्मारक के रूप में संरक्षित है। जमशेद जी के पिता नौशेरवानजी टाटा पारसी संप्रदाय की उस शाखा से संबंधित थे जो पौरोहित्य के कार्यों में संलग्न थी। कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज यही कार्य करते आ रहे थे, अतः समाज के सम्मानित वर्गों में उनकी भी गणना होती थी। बदलते समय के साथ साथ परिवर्तन की सुगबुगाहट सभी समाजों में शुरू हो गई थी। पारसी समुदाय का यह टाटा परिवार भी इससे अछूता न रह पाया। नौशेरवानजी टाटा परिवार के वो प्रथम पुरुष थे जिन्होंने सर्वप्रथम सदियों से चली आ रही परंपरा एवं मूल्यों से चिपके रहने के बजाय आगे बढ़कर कुछ नया करने की सोची। फलतः उन्होंने व्यापार को अपना कर्म क्षेत्र एवं जीविका का साधन बनाने का निर्णय लिया। नवसारी कस्बा उस वक्त काफी पिछड़ा हुआ था, अतः अपने सपने की पूर्ति के लिए उन्होंने बंबई को सर्वथा उपयुक्त पाया और नवसारी छोड़कर वो बंबई कूच कर गए। व्यापार एवं बैंकिंग से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। हालांकि ये उनके लिए एक नया और अपरिचित क्षेत्र था, फिर भी धीरे धीरे सधे कदमों से वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। ज्यों-ज्यों अनुभव में वृद्धि हुई, उनकी सोच को भी एक नई दिशा मिली और उन्होंने भविष्य हेतु एक ठोस निर्णय ले लिया कि वे अपनी भावी पीढ़ियों को इसी दिशा में अग्रसर करेंगे। उनका इकलौता पुत्र जमशेद उस समय नवसारी में ही था। अपने सपने को व्यावहारिक रूप देने के लिए उन्होंने उसे भी बंबई बुला लिया ताकि उसकी सही ढंग से परवरिश हो और उचित व्यापारिक परिवेश में अनुभव के साथ साथ वो व्यापारिक कुशलता भी प्राप्त कर सके जो उसका भविष्य संवारने में मददगार सिद्ध हो। युग दृष्टा भारतीय उद्योग जगत के अग्रगण्य पुरुष जमशेद नौशेरवानजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में पारसी पुरोहितों के एक परिवार में हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। वे अपने पिता के एकमात्र पुत्र थे। उनका बचपन नवसारी में ही बीता। जब जमशेद जी 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने बंबई में निर्यात व्यवसाय का शुभारंभ किया। 14 वर्ष की उम्र में उनका बंबई में पदार्पण हुआ। पारसी परंपरा के अनुसार उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में हीराबाई, जो कि 10 वर्ष की थी, उनसे हो गया। नौशेरवानजी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, अतः 17 वर्ष की उम्र में उनका दाखिला एल्फिंस्टीन कॉलेज में करवा दिया गया। कुछ वर्षों के बाद ग्रीन स्कॉलर यानी स्नातक के समतुल्य के रूप में उनकी कॉलेज शिक्षा संपन्न हुई। साहित्य एवं पुस्तकों के प्रति उनका वो तत्कालीन लगाव जीवन पर्यंत बना रहा। शिक्षा संपन्न होने के बाद उनके पिता ने उन्हें अपने व्यवसाय में जोड़ लिया तथा उसकी बारीकियों से उनका परिचय कराना शुरू कर दिया। सन 1859 में उनके पिता ने उन्हें एक व्यापारिक यात्रा पर हांगकांग भेजा, जहां उन्होंने अपनी पारिवारिक फर्म की एक शाखा खोलने हेतु कार्य किया तथा अन्य संबंधित कार्यों में व्यस्त रहे। वहां वे सन 1863 तक रहे। औद्योगिक क्षेत्र में पदार्पण 29 वर्ष की आयु में सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी से उन्होंने एक वैयक्तिक व्यापारिक फर्म शुरू की। इसके मार्फत जमशेद जी एवं उनके साथियों ने विदेशों में कुछ सैनिक साजो सामान की आपूर्ति का ठेका प्राप्त किया। इसमें लाभ का अंश पर्याप्त मात्रा में था, जिससे उन्हें टेक्सटाइल के क्षेत्र में अपना कार्य शुरू करने हेतु प्रेरणा मिली। अपने कुछ दोस्तों के साथ भागीदारी में उन्होंने वर्ष 1869 में बंबई में एक पुरानी तेल मिल खरीदी और उसे टेक्सटाइल कारखाने में परिवर्तित कर दिया। इसके प्रबंधन का कार्य उन्होंने स्वयं संभाला तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक चालू कारखाने में बदल दिया। 2 वर्षों बाद उन्होंने इसे लाभ पर एक कपड़ा व्यवसायी को बेच दिया। उन्होंने इसका नाम एलेक्जेंड्रा कॉटन मिल रखा। सन 1872 में जमशेद जी ने एक बार पुनः इंग्लैंड का रुख किया। इस बार उनका उद्देश्य था वहां के उद्योग का अध्ययन, विशेषकर लंकाशायर स्थित कपड़ा व्यवसाय का अध्ययन। वे भारतीय कपड़ा उद्योग के विकास के इच्छुक थे। उस समय बंबई में लगभग 1 दर्जन कपड़ा मिलें थीं तथा कपड़ा मिलों हेतु ये एक उपयुक्त स्थान समझा जाता था। लेकिन जमशेद जी ने इस सोच के विपरीत मध्य भारत के शहर नागपुर को अपने कारखाने की स्थापना हेतु चुना।
इस प्रकार उन्हें उस समय उस क्षेत्र तक स्थापित रेलवे सुविधाओं का भी लाभ मिला। नागपुर शहर का चुनाव करते वक्त उन्होंने 3 मुख्य तथ्यों को सामने रखा: कपास उत्पादन, रेलवे सुविधा तथा ईंधन एवं जलापूर्ति की स्थिति। सन 1874 में 15 लाख रुपए की पूंजी से उन्होंने द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। इसमें उनकी और उनके साथियों की पूंजी लगी हुई थी। 1 जनवरी 1877 को क्वीन विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किए जाने पर नागपुर में एम्परस मिल का शुभारंभ हुआ। नागपुर की सूत कपड़ा मिल ने जमशेद जी के लिए एक प्रयोगशाला का काम भी किया। यहाँ उन्होंने इसके विकास की प्रत्येक बारीकी पर ध्यान दिया। प्रौद्योगिकी के नए प्रयोग एवं श्रमिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। तत्कालीन समय के अनुसार सबसे उन्नत अमेरिकी मशीनरी प्रतिस्थापित करके कपड़े की गुणवत्ता में भी सुधार किया। वर्ष 1886 में उन्होंने पेंशन फंड तथा वर्ष 1895 में दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसी नई शुरुआतें की। इस तरह वे अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों मील आगे निकल गए। अपनी इन प्राथमिक सफलताओं से उत्साहित होकर वर्ष 1886 में ही उन्होंने एक कुख्यात बीमार मिल को खरीदने का विचार किया। 47 वर्ष की आयु में इस बीमार मिल को एक स्वस्थ मिल का स्वरूप देने की चुनौती उन्होंने स्वीकार की। यह मिल, जिसे स्वदेशी आंदोलन की तर्ज पर स्वदेशी कॉटन मिल नाम दिया गया था, प्रमुखतः भारतीय शेयर होल्डरों द्वारा समर्थित थी। उन्होंने खुशी खुशी इसमें निवेश किया, लेकिन बाद में कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि 2 साल बाद मिल लाभांश तक घोषित न कर पाई। कुछ कारणों तथा अफवाहों से शेयरों के दाम गिर गए। टाटा का नाम दांव पर लगा था। जब बैंकों ने भी ऋण देने से मनाही कर दी तो जमशेद जी ने पारिवारिक ट्रस्ट से एवं एम्परस मिल के कुछ शेयर बेचकर पूंजी इकट्ठी की और उसे स्वदेशी कॉटन मिल में झोंक दिया। इसका मनोवांछित प्रभाव हुआ और शेयरों के दाम फौरन चढ़ गए। अपने सबसे अच्छे दिमाग तथा दक्ष कर्मचारियों की सेवाएं उन्होंने स्वदेशी कॉटन मिल को उपलब्ध कराईं तथा कुछ ही वर्षों में इसे एक उच्च श्रेणी की टेक्सटाइल मिल में रूपांतरित कर दिया। शीघ्र ही इसमें निर्मित कपड़े का निर्यात चीन, कोरिया, जापान तथा मध्य पूर्व के देशों को होने लगा। जब जमशेद जी को महसूस हुआ कि बंबई से कंपनी की चीन तथा जापान शाखाओं को जल परिवहन से भेजे जाने वाले माल के भाड़े के रूप में कंपनी के लाभ का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है, तो उन्होंने इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठा लिया। उस समय इस जल मार्ग पर प्रमुख रूप से 3 कंपनियों का एकाधिकार था, जो हमेशा अपनी दरें ऊंची रखती थी। इसलिए जमशेद जी ने निप्पन युसेन काइसा नामक जापानी स्टीम नेविगेशन कंपनी का रुख किया, ताकि सस्ते परिवहन की सुविधा प्राप्त हो सके। एकाधिकार प्राप्त कंपनियों ने इसका विरोध किया, परंतु जमशेद जी ने इसका डटकर मुकाबला किया, जिसमें वे विजयी हुए। जून 1896 में इन कंपनियों को उचित एवं प्रतिस्पर्धी स्तर पर अपना भाड़ा घटाने को मजबूर होना पड़ा। जमशेद जी इस बात से पूरी तरह परिचित थे कि औद्योगिक सफलता हेतु औद्योगिक क्रांति एक मूलभूत आवश्यकता है, अतः वे औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित समुन्नत तकनीक तथा पद्धतियों का उपयोग करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने हेतु रेलवे एवं टेलीग्राफ का संजाल बढ़ाने का कार्य चल रहा था। टाटा ग्रुप ने अपना औद्योगिक साम्राज्य बढ़ाने में इनका सार्थक उपयोग किया। लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रवेश। अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही जमशेद जी ने अपने मन में ये सोच लिया था कि भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना वे अवश्य करेंगे। उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर ये सोच ही एक जीवट का काम था। भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार भी भारत में बड़े उद्योग धंधों के विकास हेतु अनिच्छुक थी, अतः सरकार की नीतियां स्वयं ही राह का रोड़ा थी। लेकिन जमशेद जी अपनी कल्पना को मूर्त रूप देने हेतु अविचल थे। सन 1901 में जमशेद जी ने अपना ध्यान भारतीय इस्पात उद्योग की ओर किया, जो उस समय प्राथमिक अवस्था में था तथा अत्यंत कम मात्रा में इस्पात का उत्पादन होता था। इस कार्य में उन्होंने अंग्रेज एवं अमेरिकी सर्वेक्षकों की मदद ली। उनमें मुख्य नाम एक अमेरिकी चार्ल्स पेज पेरिन का है।
जिसने लौह भंडार की खोज हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण हेतु कई वर्ष भारत में बिताए। बाद में कुछ भारतीय सर्वेक्षकों ने भी उनका पूरा साथ दिया। तकनीकी सलाह तथा इस्पात निर्माण प्रक्रिया की जानकारी हेतु उन्होंने यूरोपीय देशों तथा अमेरिका की यात्रा की। वे बड़े पैमाने पर लौह शोधन का कार्य करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस परियोजना पर विस्तृत राशि का निवेश किया। उनकी ये योजना साकार रूप ले पाती इससे पूर्व ही सन 1904 में जर्मनी में जमशेद जी की मृत्यु हो गई। उनकी विरासत को सजाने, संवारने, विकसित करने तथा अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने के लिए उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र दोराब जी एवं छोटे पुत्र रतन, तथा इन दोनों को सहयोग देने हेतु जमशेद जी के चचेरे भाई R.D. टाटा मौजूद थे। अंतिम दिनों में अपने चचेरे भाई R.D. टाटा, पुत्र दोराब तथा अन्य नजदीकी संबंधियों से उन्होंने अपनी ये इच्छा प्रकट की कि वे उनके द्वारा शुरू कराए गए कार्यों को आगे बढ़ाएं। यदि ऐसा ना कर सकें तो कम से कम अब तक किए गए कार्यों को सुरक्षित रखें। जमशेद जी का इस्पात निर्माण का सपना तब साकार हुआ जब कलकत्ता से 150 मील पश्चिम में साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की वर्ष 1907 में स्थापना हुई। ये स्थान कच्चे माल, कोयला, जलापूर्ति तथा परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त था, अतः कंपनी का तेजी से विकास हुआ। 16 फरवरी 1912 को खुशगवार माहौल में साकची प्लांट से प्रथम इस्पात पिंड का उत्पादन हुआ। आज ये देश की एक प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेद जी ने अपनी इस्पात नगरी के लिए जो कल्पना की थी, जमशेदपुर साकची के निर्माण में उसे पूरा सम्मान दिया गया। ताजमहल होटल का निर्माण। जमशेद जी ने बंबई में भारत के सर्वोत्तम होटल ताजमहल होटल का निर्माण किया। इसके निर्माण में एक बड़ी धनराशि खर्च हुई। इसके निर्माण के पीछे उनका उद्देश्य था भारत में यात्रियों को आकर्षित कर पर्यटन को बढ़ावा देना। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने स्वयं इस होटल की साज सज्जा का सामान खरीदा। होटल उस समय के यूरोपीय मानकों के अनुरूप सभी सुविधाओं से सुसज्जित था। इसमें एक सोडा एवं बर्फ कारखाना, वॉशिंग एवं पॉलिशिंग मशीन, लॉन्ड्री, एलिवेटर तथा इलेक्ट्रिक जनरेटर सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गईं। इसका उद्घाटन सन 1903 में हुआ। उस समय यह बंबई का प्रथम भवन था जो बिजली से प्रकाशित था। इसमें अमेरिकी पंखे लगे थे तथा टर्की शैली के बाथरूम बने थे। किचन हेतु अंग्रेजी बटलरों की नियुक्ति की गई थी। कुल मिलाकर होटल में वो सारी सुविधाएं मौजूद थीं जो दुनिया के बेहतरीन जाने माने होटलों में मौजूद थीं। जमशेद जी के जन कल्याणकारी कार्य। जमशेद जी में परोपकार के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। इसी हेतु सन 1892 में उन्होंने JN टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए एक फंड की भी स्थापना की। इसके अंतर्गत योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजना शुरू किया गया। इस योजना के तहत भारत के कई शुरुआती इंजीनियर, सर्जन, फिजिशियन, बैरिस्टर तथा ICS अधिकारी लाभान्वित हुए थे। सन 1898 में उन्होंने अपने 14 भवन तथा एक बड़ी धनराशि तथा 4 भू संपत्तियां पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना हेतु प्रस्तुत की। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की हीला हवाली के कारण उनके जीवन काल में उनका यह सपना पूरा न हो सका, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने इसे पूरा कर दिखाया। इस तरह सन 1911 में इस इंस्टीट्यूट की बंगलौर में स्थापना हुई, जो टाटा, भारत सरकार तथा मैसूर सरकार का सम्मिलित सहकार था। शुरू में इसमें केवल 3 बड़े विभाग, जनरल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। बाद में समय समय पर इसमें कई अन्य विभाग जुड़ते चले गए। टाटा स्टील जमशेदपुर की तरह ही इंडियन इंस्टीट्यूट बैंगलोर ने एक ऐसे केंद्र के रूप में कार्य किया जिससे बाद में कई अन्य शाखाओं, सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलोर का प्रस्फुटन हुआ। JRD टाटा। जहांगीर रतन दादाभाई उर्फ JRD का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। उनकी माता फ्रांसीसी थी,
उनके पिता का नाम रतन दादाभाई टाटा था। वे जमशेद जी के चचेरे भाई और आरडी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जेआरडी की शिक्षा फ्रांस, जापान आदि देशों में हुई। उन्होंने 1 वर्ष तक फ्रांस की सेना में प्राथमिक सेवा भी की। उनकी इच्छा थी कि वो सेना में बने रहें, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। अतः उन्हें फ्रांस की सेना को अलविदा कहना पड़ा। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच उन्हें अपने पिता से भारत आने का संदेश प्राप्त हुआ और वो एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति भारत लौट आए। यहाँ लौटकर उन्होंने अपने आप को एक ऐसे माहौल और व्यावसायिक साम्राज्य के अंतर्गत पाया जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। उनके कार्य की शुरुआत टाटा सन्स में एक सहायक के रूप में हुई। उनके पिता आरडी की मृत्यु के कुछ समय बाद सन 1926 में उन्हें कंपनी में एक निदेशक के तौर पर शामिल कर लिया गया। सन 1938 में वे चेयरमैन नियुक्त हुए। जेआरडी एक करिश्माई व्यक्ति थे। लगभग 53 वर्षों तक उन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में अपना योगदान दिया। 25 मार्च 1991 को उन्होंने अपने कनिष्ठ साथी रतन नवल टाटा को टाटा सन्स का कार्यभार सौंप दिया। टाटा सन्स के बोर्ड ने उन्हें एक मत से आजीवन अध्यक्ष चुना। जेआरडी को भारत में नागरिक विमानन का संस्थापक माना जाता है। वे भारत के प्रथम ऐसे पायलट थे जिन्होंने ये योग्यता प्राप्त की थी। सन 1932 में उन्होंने भारत के प्रथम राष्ट्रीय वाहक टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। सन 1964 में इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। टाटा एयरलाइंस की उद्घाटन उड़ान कराची से बंबई के बीच हुई, जिसका नियंत्रण जेआरडी के हाथों में था। बाद के वर्षों में उन्होंने लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए भारत सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना की। सन 1953 में इसके राष्ट्रीयकरण होने तक वे इसके कार्यकारी अध्यक्ष रहे। उनके सुझाव पर भारत सरकार ने 2 उड़ान कॉरपोरेशन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस स्थापित किए, जो कि क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों के लिए गठित किए गए थे। उन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इस पद पर वे सन 1978 तक कार्य करते रहे। भारतीय नागरिक उड्डयन की 50वीं वर्षगांठ पर 78 वर्ष की आयु में उन्होंने एक 50 वर्ष पुराने विमान में अपनी 1932 की उद्घाटन उड़ान को 15 अक्टूबर 1982 को उड़ान भरकर दोहराया। वैमानिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1948 में उन्हें भारतीय वायुसेना में ऑनरेरी ग्रुप कैप्टन तथा 1966 में एयर कमोडोर के पद से नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए। टाटा एयरलाइंस की उन्होंने एक बच्चे की तरह देखभाल की। इसकी कल्पना, रूपरेखा से लेकर इसे व्यावहारिक धरातल पर उतारने और बाद में इसके विकास और देखभाल में उन्होंने काफी परिश्रम किया था। यही कारण था कि सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण का उन्होंने भरपूर विरोध किया। नेहरू जी ने उन्हें ये छूट दे दी थी कि वे मालवाहक विमानों का नियंत्रण एवं प्रबंधन संभालें, जहां से उन्हें सन 1977 में सरकार द्वारा एक कानून बनाकर अलग कर दिया गया। एयर इंडिया का परिचालन जेआरडी की उत्कृष्ट कार्यकुशलता का नमूना थी। तब समाजवाद के सिद्धांतों का बोलबाला था। उद्योगों को अनेक प्रकार के नियमों और प्रतिबंधों के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता था। फिर भी जेआरडी ने अपने स्तर से भरसक प्रयास कर देश को औद्योगिक उत्थान के मार्ग पर अग्रसर कराया। ये इस बात से भी स्पष्ट है कि जब जेआरडी ने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद संभाला, तब टाटा ग्रुप के नियंत्रणाधीन 14 कंपनियां थीं। उनके लगभग 50 वर्ष के कार्यकाल में अर्थात जुलाई 1988 तक ऐसी 95 कंपनियां थीं जिन्हें टाटा ग्रुप ने शुरू किया था, जिनका नियंत्रण टाटाओं के हाथ में था। उनके परिपक्व नेतृत्व में टाटा ग्रुप का चहुमुखी विस्तार हुआ। इनमें प्रमुख है बिजली, इंजीनियरिंग, होटल, कंसल्टेंसी सर्विसेज, सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता वस्तुएं तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अपूर्व है। उनके कार्यकाल में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने अपने अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ। जेआरडी ने उस समय चालू कारोबार के तौर तरीकों को एक नई दिशा दी। उन्होंने घरानों के सदस्यों की देखरेख में उद्यम चलाने की परिपाटी अपनाने के बजाय विशुद्ध व्यावसायिक नजरिया अपनाया।
प्रतिभाओं को आगे लाकर उनकी दक्षता का उपयोग करने और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया। इसमें उन्हें कुछ कठिनाइयों से भी दो चार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने चुनौती का सामना किया। जेआरडी की नजर में राष्ट्रीय हित का अभिप्राय देश की प्रगति से था और इस दिशा में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। साधारण स्तर पर दान देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेने का विचार उनको स्वीकार्य न था, बल्कि वे ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देते थे जो चिरस्थायी हों और स्थायी परिणाम देने वाले हों। इसे ध्यान में रखकर ही सन 1944 में बहुउद्देशीय टाटा ट्रस्ट की स्थापना की गई। जेआरडी ने अपने शेयरों की बिक्री से प्राप्त धन से बंबई में थेलेमा टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था वंचित वर्ग की महिलाओं की स्थिति सुधारना और उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर कराना। देश हित में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के वे हिमायती थे। उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए सितंबर 1992 में उन्हें यूएन पॉपुलेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। वे परिवार नियोजन संस्थान के संस्थापक सदस्य थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सदस्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर की कोर्ट के प्रेसिडेंट भी रहे। वे जे.एन. टाटा इंडोमेंट फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ इंडियंस और होमी भाभा फेलोशिप काउंसिल के चेयरमैन रहे। इसके साथ ही उन्होंने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, जेआरडी टाटा ट्रस्ट और जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए। इनमें प्रमुख हैं पद्म विभूषण, फ्रांस का लेजेंड ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी तथा डॉक्टरेट की उपाधियां इलाहाबाद, बंबई, रुड़की और बनारस विश्वविद्यालय आदि से पाईं। भारत सरकार ने सन 1992 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। देश के इस सपूत का नवंबर 1993 में जेनेवा में देहावसान हो गया। जेआरडी की थेलेमा से फ्रांस से मुलाकात हुई थी। थेलेमा के साथ उनके रोमांस की सुखद परिणति दोनों की शादी के रूप में हुई और ये शादी सन 1930 में संपन्न हुई। वे निसंतान थे, लेकिन इसे उन्होंने भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार कर लिया। जेआरडी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, परंतु टाटा ग्रुप में जेआरडी युग का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। ये देश भी उन्हें सदैव याद रखेगा। रतन टाटा। रतन नवल टाटा का जन्म संपन्न और प्रसिद्ध टाटा परिवार में सन 1937 में बंबई में हुआ। वे सूनू एवं नवल हॉर्मुस जी टाटा के सुपुत्र हैं। रतन का बचपन थोड़ा दुर्भाग्य पीड़ित भी रहा। जब वो मात्र 7 वर्ष के थे तब उनकी माता और पिता के बीच तलाक हो गया। रतन और उनके भाई जिम्मी की परवरिश उनकी दादी नवाजबाई द्वारा की गई। उनका रतन पर काफी स्नेह था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा बंबई के कैंपियन स्कूल में हुई। 15 साल की उम्र में उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से उन्होंने सन 1962 में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स भी किया। सन 1962 में भारत आने के पश्चात उन्होंने टाटा ग्रुप में प्रवेश पाया। तब जेआरडी टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे। उन्होंने रतन को टाटा स्टील में कार्य करने हेतु जमशेदपुर भेज दिया ताकि वो टाटा स्टील के कार्य को अच्छी तरह समझ सकें। वहां उन्होंने नीली वर्दी पहनकर अन्य कर्मचारियों की तरह ही कार्य किया। इस कार्य में फावड़े से चूने के पत्थरों को हटाने के कार्य से लेकर धधकती हुई भट्टियों से संबंधित कार्य तक शामिल था। सन 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को का कार्यभार सौंपा गया। नेल्को उस समय आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रही थी। किसी को भी इसकी सफलता की उम्मीद नहीं थी, लेकिन रतन टाटा कंपनी का भविष्य देखते हुए तत्कालीन चेयरमैन जेआरडी टाटा को ये समझाने में सफल रहे कि कंपनी में और निवेश की जरूरत है। यद्यपि जेआरडी और निवेश करने के उत्सुक नहीं थे। ये वो समय था जब देश में लाइसेंस और परमिट राज का बोलबाला था। फलतः उन्हें अपने कार्य को अंजाम देने में काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इन कठिनाइयों ने उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान की। अतः उन्होंने अपनी योग्यताओं को और संवारने पर ध्यान दिया तथा सन 1975 में हार्वर्ड स्कूल से प्रबंधन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। दिसंबर 1988 में उन्हें टेल्को का चेयरमैन बनाया गया।
अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सन 1989 में चेयरमैन के रूप में उन्होंने सर रतन टाटा ट्रस्ट का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स का आधार कुछ विस्तृत किया। फलतः सन 1980 में इसमें जहां केवल 11 डायरेक्टर थे, 1991 तक इनकी संख्या 18 हो गई थी। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जिन्होंने टाटा ग्रुप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद के वर्षों में इसमें फेरबदल होता रहा। 25 मार्च 1991 को जे.आर.डी. टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रतन नवल टाटा का नाम टाटा सन्स के चेयरमैन पद हेतु प्रस्तावित किया और स्वयं अवकाश ग्रहण कर लिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का सफर। जब रतन टाटा ने 104 वर्ष पुराने टाटा ग्रुप का प्रभार अपने हाथ में लिया तो उनकी पूर्ववती जे.आर.डी. टाटा लगभग 50 वर्षों से इसका कार्य संभाले हुए थे। उन्होंने ग्रुप को एक नई चमक प्रदान की थी। वहीं दूसरी ओर इस पर अपनी व्यक्तिगत शैली की छाप भी छोड़ी। जे.आर.डी. के कार्यकाल के उत्तरार्ध में टाटा ग्रुप के विभिन्न संस्थानों के कुछ शक्तिशाली चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशकों जो जे.आर.डी. से नजदीकी रूप से जुड़े थे ने अपने अपने संबंधों की घनिष्ठता की पृष्ठभूमि में अपने से संबंधित कंपनियों पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। जुलाई 1991 में केंद्र सरकार ने एमआरटीपी के कई प्रावधानों को समाप्त कर दिया और उदारीकरण की ओर कदम बढ़ाया। सरकार का ये कार्य रतन टाटा के लिए काफी राहत भरा था, जिन्होंने मात्र 3 माह पूर्व ही कार्यभार संभाला था। जब रतन टाटा चेयरमैन पद पर आरूढ़ हुए तो व्यक्तिगत कंपनियों का संचालन शक्तिशाली चेयरमैन या प्रबंध निदेशकों के हाथ में था और वे अपने अपने ढंग से चल रहे थे। इन सबको एक साथ जोड़ना उनके लिए सबसे प्रमुख चुनौती भरा कार्य था। उन्होंने चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक पद हेतु अवकाश ग्रहण करने की उम्र तय की। चेयरमैन हेतु यह उम्र 75 वर्ष तथा प्रबंध निदेशक हेतु 65 वर्ष थी। उन्होंने तत्कालीन कंपनियों को संगठित किया, कुछ अन्य से बाहर आना जाना सुनिश्चित किया, नई कंपनियां स्थापित की तथा बाद में कुछ का अधिग्रहण किया। अपने कार्यकाल के प्रथम दशक में ही उन्होंने 32 नई शुरुआतें की। जे.आर.डी. की मृत्यु तक ये स्पष्ट हो गया था कि रतन टाटा का टाटा सन्स के बैनर तले ग्रुप की कंपनियों को संगठित करने के प्रयास को जे.आर.डी. का वर्दहस्त प्राप्त था। उदारीकरण के इस दौर में टाटा होल्डिंग कंपनी ने ग्रुप कंपनीज जैसे टिस्को यानी टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टेल्को यानी टाटा मोटर्स और टाटा टी में धीरे धीरे अपना शेयर अनुपात बढ़ा दिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का सार्वजनिकीकरण हुआ। इस दौरान टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भी हुआ। शताब्दी के आखिरी दशक में कार्य की सुगमता हेतु टाटा ग्रुप ने कई क्षेत्रों जैसे खाद्य तेल, टोमको, कॉस्मेटिक्स, लैक्मे, फार्मास्यूटिकल, रैलेंस एंड मैरिंट, पेंट्स, गुडलास नैरोलैक में अपने शेयर बेच दिए। इसके अलावा उन्होंने एसीसी, कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर और तेल में अपनी परिसंपत्तियां बेच दी। आरबीएम टाइमेक्स जैसे संयुक्त उपक्रमों से वे अलग हो गए। सन 1990 से 2002 के बीच उनका मुख्य ध्यान कार, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फर्टिलाइजर्स पर रहा। 21वीं शताब्दी में आज टाटा ग्रुप के कार्यक्षेत्र को प्रमुख रूप से निम्न 7 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। मटेरियल्स जैसे स्टील और उन्नत प्लास्टिक, केमिकल्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, एयर कंडीशनिंग, एनर्जी, ऊर्जा, उपभोक्ता वस्तुएं, चाय, कॉफी, घड़ियां, सेवाएं, होटल, रिटेल, वित्त सेवाएं, इंश्योरेंस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सूचना पद्धतियां, सॉफ्टवेयर, औद्योगिक और दूरसंचार, ऑटोमेशन एवं दूरसंचार। चेयरमैन का पद संभालते ही रतन टाटा ने कई तकनीकी व्यवसायों की आधारशिला रखी तथा कई उपक्रमों के विकास का लक्ष्य रखा। जे.आर.डी. के दक्ष निर्देशन में उन्होंने टाटा ग्रुप के संबंध में अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देना शुरू कर दिया। ये एक तरह से संक्रमण काल था। उदारीकरण की शुरुआत के साथ ही पुरानी मान्यताओं और व्यवस्थाओं की जगह नई मान्यताएं और नियम स्थापित हो रहे थे। केंद्रीय औद्योगिक नीति में फेरबदल के साथ ही व्यक्तिगत उपक्रमों की स्थापना में व्याप्त तमाम विसंगतियों को दूर करने
तमाम विसंगतियों को दूर करने तथा उनके विकास के लिए उचित वातावरण के निर्माण के लिए सरकार भी कुछ हद तक प्रयत्नशील थी। फलतः पब्लिक सेक्टर के कुछ क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए। दशकों तक समाजवादी चोले के अंतर्गत सिमटी सिकुड़ी अर्थव्यवस्था को पैर पसारने का मौका मिला। कतिपय देशों की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो चुका था और कई देशों में ये दौर जारी था। ऐसी स्थिति में भारत सरकार भी समझ चुकी थी कि अच्छी आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिए उदार नीतियों की जरूरत है। इस नई सोच और परिस्थिति का लाभ रतन टाटा को भी मिला। फलतः उन्होंने उद्योग के कई नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाए। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बदौलत टाटा ग्रुप की विदेशी परिलब्धियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसे रतन टाटा ने ही 80 के दशक में स्थापित किया था। शीघ्र ही ये विश्व धरातल पर कंसल्टेंसी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम हो गया। जमशेद जी के छोटे पुत्र सर रतन टाटा का जन्म 20 जनवरी 1871 को हुआ। वे अपने भाई दोराब जी से 12 वर्ष छोटे थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज बंबई में उनकी शिक्षा संपन्न हुई। सन 1892 में नवाज बाई से उनका विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद रतन ने पत्नी सहित अपने माता पिता के साथ एस्प्लेनेड हाउस में रहना शुरू किया। अपने पिता जमशेद जी की मृत्यु के बाद उन्होंने मेरिन लाइन में ब्राइटलैंड को अपना निवास स्थान बनाया। उन्होंने बाद में अपने लिए वॉडबी रोड पर एक शानदार भवन का निर्माण कराया, जो सन 1915 में बनकर तैयार हुआ। इस भवन में वे कुछ ही महीने रह पाए। उसके बाद वे अपने इलाज के लिए इंग्लैंड चले गए और फिर वहां से लौट ना पाए। अपने पिता जमशेद जी की मृत्यु के बाद उन्होंने फ्रांस की एक बीमा कंपनी, जिसकी टाटा एंड सन्स भारत में एजेंट थी, का कार्य करना शुरू किया। उन्होंने टाटा एंड कंपनी, जो कपड़ा, धागा, रेशम, मोती तथा चावल आदि का व्यवसाय करती थी, उसका कामकाज भी संभाला। इसकी पेरिस, शंघाई, कोबे, न्यूयॉर्क और रंगून में शाखाएं थीं। टाटा एंड सन्स के कामकाज में यद्यपि सर रतन टाटा संबद्ध थे, लेकिन इसका ज्यादातर उत्तरदायित्व उनके बड़े भाई दोराब जी पर था तथा वे ही अधिकांश जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। रतन ने माहिम एवं बांद्रा में भू अर्जन में विशेष रुचि ली तथा बाद में ये कार्य सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सर रतन टाटा का सामाजिक जीवन भी व्यस्तताओं से भरा था। उनकी यात्राओं में काफी रुचि थी। अपने जीवन के उत्तरार्ध में प्रति वर्ष उन्होंने अपना ज्यादा समय इंग्लैंड में बिताया। वे कॉटन क्लब लंदन के सदस्य थे तथा इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी में एक सम्मानित सदस्य के तौर पर गिने जाते थे। सन 1906 में उन्होंने इंग्लैंड में लंदन के नजदीक ट्विकनेहम में स्थित यॉर्क हाउस को खरीद लिया तथा इससे सटे 12 एकड़ के क्षेत्रफल में एक सुंदर बगीचा विकसित किया। सर रतन टाटा में सामाजिक चेतना भी कूट कूट कर भरी हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की जाति के विरुद्ध संघर्ष के महत्व की उन्हें पूरी जानकारी थी। अतः उन्होंने इसमें न केवल नैतिक बल्कि आर्थिक मदद भी की। इस संघर्ष में अपने योगदान के रूप में उन्होंने गांधी जी को 5 किस्तों में 1,25,000 रुपए भेजे। दूसरी तरफ देश में गोपाल कृष्ण गोखले और उनकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को उन्होंने पर्याप्त समर्थन और सहयोग दिया। अपनी उदार सहायता के अंतर्गत इस आंदोलन को भी उन्होंने कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। भारत के गरीबी तथा लोगों की दयनीय दिशा को देखकर सर रतन काफी उद्वेलित थे तथा वे इसमें सुधार चाहते थे। उनका आग्रह था कि इस विषय में वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। सन 1912 में उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय को इस दिशा में कार्य करने के लिए एक निकाय के गठन हेतु आर्थिक मदद का प्रस्ताव किया, ताकि गरीबी और दयनीय दिशा के कारणों को चिन्हित कर सुझाव प्राप्त हो सके। सन 1913 में इसका गठन हुआ तथा सर रतन ने इसे प्रतिवर्ष 1,400 पाउंड की दर से 3 वर्षों तक सहायता देना स्वीकार किया। सन 1916 में ये 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये भुगतान उनकी मृत्यु के बाद भी सन 1931 तक उनके ट्रस्टियों द्वारा किया जाता रहा। कई अभ्यर्थियों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया तथा अपने पेपर प्रस्तुत किए। सर रतन टाटा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशल साइंसेज के अध्ययन हेतु इसका विभाग खोलने के लिए भी आर्थिक मदद मुहैया कराई। ये नया विभाग सन 1919 में रतन टाटा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेज कहलाया। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल ली तथा तदनुसार ही इसका नाम भी परिवर्तित किया गया।
भारत के अतीत में भी रतन की काफी रुचि थी। सन 1912 में बिहार एवं उड़ीसा में पुरातात्विक सर्वेक्षण और उत्खनन हेतु उन्होंने आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव किया। तदनुरूप ही पाटलिपुत्र में गहन उत्खनन डॉक्टर AB स्पूनर की देखरेख में किया गया। सन 1913 से 1917 तक इस कार्य के लिए सर रतन टाटा ने 75,000 रुपए की मदद दी। इस उत्खनन में कई सिक्कों, टेराकोटा के सामानों के अलावा अन्य बहुमूल्य सामग्री मिली, जो आज भी पटना म्यूजियम में संरक्षित है। सर रतन टाटा काफी उदार हृदय थे। किसी भी ऐसे कार्य के लिए उन्होंने मुक्त हस्त दान दिया जिससे वे प्रभावित हुए। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल और भूकंप की स्थिति में राहत हेतु उन्होंने अपना भरपूर योगदान किया। इसके अलावा सार्वजनिक स्मारकों, स्कूलों एवं अस्पतालों को भी उन्होंने काफी आर्थिक सहायता प्रदान की। जॉर्ज पंचम एंटी ट्यूबरकुलोसिस लीग को उन्होंने 10 वर्षों तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद की। इस संस्था द्वारा संचालित संस्थान में गरीब क्षय रोगियों का इलाज किया जाता था। उनके विभिन्न सेवा कार्यों हेतु सन 1916 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। कला के भी वे एक बड़े कद्रदान थे। देश और विदेश में अपनी यात्राओं के दौरान वे तस्वीरों, तैलचित्रों, बंदूकों, तलवारों, चांदी के पात्रों, हस्तलिपियों, पात्रों और कालीनों का संग्रह करते रहते थे, जो कला और शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। बाद में उन्होंने ये संग्रह प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई को सौंप दिया। सन 1916 में सर रतन चीन और जापान की यात्रा पर गए थे। जब वह लौटे तो बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने इलाज हेतु उन्हें इंग्लैंड जाने की सलाह दी। अपनी पत्नी नवाज बाई और सचिव PP मिस्त्री के साथ वे अक्टूबर सन 1916 में इंग्लैंड रवाना हुए। रास्ते में उनका जहाज जर्मनी के टारपीडो का शिकार हो गया। यद्यपि उन सभी यात्रियों के साथ साथ रतन जी को भी बचा लिया गया, लेकिन रास्ते में हुई इस देरी का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा। सितंबर 1918 में सेंट एब्स कॉर्नवाल में उनका निधन हो गया। ब्रुकवुड सिमेट्री लंदन में उनके पिता की समाधि के पास ही उनकी भी समाधि बनी हुई है। सर रतन टाटा निस्संतान थे। अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का काफी बड़ा हिस्सा उन्होंने परोपकार के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। सर रतन जी की पत्नी नवाज बाई का जन्म सितंबर 1877 में हुआ था। सन 1890 में सर रतन से उनका विवाह हुआ। वे घुड़सवारी और पोलो खेल में निपुण थीं। लंदन में जीवन का एक हिस्सा बताने के कारण वहां के संभ्रांत लोगों में इस दंपति का काफी सम्मान था। सर रतन टाटा की तरह लेडी नवाज बाई भी फाइन आर्ट की बड़ी कदरदान थी। विभिन्न कलाकृतियों के संग्रह में उनका योगदान कमतर नहीं आंका जा सकता। नवाज बाई 41 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई थी। उनके ऊपर सर रतन की एस्टेट के देखभाल की बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी टाटा हाउस में रहकर गरिमामय तरीके से गुजार दी। सर रतन की असमय मृत्यु के बाद सन 1918 में नवाज बाई को टाटा सन्स के संचालक मंडल में शामिल कर लिया गया। इस पद पर वे अपनी मृत्यु तक आसीन रहीं। उनकी मृत्यु अगस्त 1965 में हुई। वो पहली और एकमात्र महिला थीं जो टाटा सन्स के संचालक मंडल की सदस्य रहीं। जमशेदपुर स्थित नेशनल मेटालर्जिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को उदारता पूर्वक दिया गया दान उनकी विशाल हृदयता की मिसाल है। इसके द्वारा उन्होंने सर रतन टाटा ट्रस्ट के फंड को रचनात्मक कार्यों में व्यय करने की इच्छा प्रदर्शित की थी। सन 1928 में रतन टाटा इंस्टीट्यूट की स्थापना में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद लोगों को नकद राशि सहायता के रूप में देने की बजाय गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें व्यक्तिगत संस्थानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। वे सभी के कल्याण की कामना रखती थीं। वे धर्म, संप्रदाय और जाति की भावना से ऊपर थीं, अतः सभी की मदद के लिए तत्पर रहती थीं। सर रतन टाटा ट्रस्ट की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने पारसी समुदाय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर एक रपट प्रस्तुत करने हेतु कार्निश ट्रस्ट के SJI मार्खम को आमंत्रित किया। उनके इस कदम से पारसी चैरिटीज ने अपने आप को संगठित किया ताकि वे अपनी चैरिटी को समर्थ बना सकें।
निस्संतान नवाज बाई की इच्छा थी कि उनके पति की विरासत जीवित रहे, इसलिए उन्होंने हॉर्मुस जी टाटा के पुत्र नवल हॉर्मुस जी टाटा को गोद ले लिया। इस तरह लेडी नवाज बाई के इसी दत्तक पुत्र ने आगे चलकर टाटा घराने का कामकाज संभाला। नवल हॉर्मुस जी टाटा। नवल हॉर्मुस जी टाटा का जन्म 30 अगस्त 1904 को बंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हॉर्मुस जी टाटा अहमदाबाद की एक मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। जब नवल केवल 4 वर्ष के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। वो उनके परिवार के लिए एक बड़ा आघात था। बढ़ती उम्र में अपने बच्चों का पालन पोषण करना उनकी विधवा मां के लिए एक दुष्कर कार्य था। बंबई में उनके रिश्तेदारों ने उन्हें कुछ समय तक राहत पहुंचाई। इसके बाद उनका आश्रय स्थल बना नवसारी स्थित पारिवारिक घर। आखिर में ये परिवार सूरत में बस गया। उनके जरूरी खर्चे उनकी माताजी द्वारा किए जा रहे जरदोजी कार्य की आय से पूरे किए जाने लगे। इस बीच उनके दोराब जी का दृश्य पटल पर आगमन हुआ। उनकी मदद से नवल के 2 भाइयों को JN पेटेट पारसी अनाथालय में शरण मिली। ठीक 1 साल बाद उन्हें भी यहाँ शरण मिल गई। इस अनाथालय में लगभग 300 बच्चे पल रहे थे, जिनके लिए भोजन, कपड़े तथा स्वास्थ्य हेतु एक सीमित धन बजट के रूप में उपलब्ध था। यह कमोबेश एक तंग हाल जिंदगी थी। इस स्थिति में रहकर ये बालक आगे चलकर टाटा संस्थान में एक महत्वपूर्ण पद पर जा पहुंचा। ये उनके दृढ़ निश्चय और व्यक्तिगत गुणों का अनोखा समन्वय था, जिसने उन्हें सफलता के इस मुकाम तक पहुंचाया। जैसा कि सर्वविदित है, जमशेदजी टाटा का विवाह हीराबाई से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, दोराब जी तथा रतन जी, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सर रतन टाटा की धर्मपत्नी लेडी नवाज बाई ने नवल हॉर्मुस जी को तभी गोद ले लिया था जब वे अनाथालय में पल रहे थे। सन 1918 में 47 वर्ष की आयु में सर रतन टाटा की इंग्लैंड में मृत्यु हो गई। सर दोराम जी की अध्यक्षता में पारिवारिक सदस्यों की बैठक में तय किया गया कि उत्तमा संस्कार के लिए एक पुत्र का होना जरूरी है, इसलिए पुत्र के रूप में किसी को गोद लिया जाए। नवल की माँ सर रतन की सबसे प्रिय चचेरी माँ थी, इसलिए नवल को गोद लेने का निर्णय किया गया। नवाज बाई ने इस पारिवारिक निर्णय को स्वीकार कर लिया और इस तरह नवल हॉर्मुस जी टाटा को गोद ले लिया गया। नवाज बाई नवल को तत्काल अनाथालय से निकालना चाहती थी, लेकिन अनाथालय के नियम इसके आड़े आ गए। वे वहां से तभी निकल पाए जब उन्होंने वहां रहते हुए 10वीं की परीक्षा पास कर ली। यद्यपि ये अचानक ही देश के एक प्रभावशाली परिवार के सदस्य बन गए थे, लेकिन उन्हें अपना अतीत हमेशा याद रहा। वे कहा करते थे कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे गरीबी के कष्टों को अनुभव करने का अवसर दिया, जिससे आने वाले वर्षों में मेरे व्यक्तित्व को तदनुसार ढाला। बंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अकाउंटेंसी में एक लघु पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वह इंग्लैंड गए। सन 1930 में वहां से लौटने के बाद उन्होंने डिस्पैच क्लर्क असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में टाटा संगठन में प्रवेश पाया। शीघ्र ही वे टाटा संस में असिस्टेंट सेक्रेटरी पद पर आसीन हो गए। सन 1933 में वे वैमानिकी विभाग में सचिव बनाए गए। बाद में कपड़ा विभाग में एग्जीक्यूटिव के रूप में उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया। उनकी योग्यता देखकर सन 1939 में उन्हें टाटा द्वारा संचालित कपड़ा कारखानों का संयुक्त प्रबंध निदेशक बनाया गया। सन 1941 में उन्हें टाटा संस में एक डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। सन 1948 में प्रबंध निदेशक के रूप में उन्होंने टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड का कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वे टाटा मिल्स के चेयरमैन पहले ही बन चुके थे। आगामी वर्षों में उन्हें बड़ी तेजी से पदोन्नति दी गई। वे अन्य कपड़ा कारखानों और 3 इलेक्ट्रिक कंपनियों के अध्यक्ष बनाए गए तथा बाद में टाटा संस में उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। इस तरह उनके पास 4 टेक्सटाइल मिलों, 3 पावर कंपनियों तथा सर रतन टाटा ट्रस्ट के प्रबंध की सीधी जिम्मेदारी थी। इसके अतिरिक्त भी ग्रुप की कई अन्य कंपनियों तथा ट्रस्टों का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। कार्य की व्यवस्थाओं से घिरे होने के बावजूद उन्होंने अपना शांत स्वभाव, सद्व्यवहार और नम्रता जैसे गुण अपने व्यक्तित्व की विशेषता में बनाए रखे और न ही वे अपने अतीत को कभी भूले। बॉम्बे हाउस में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वे समाज के तमाम तबके के लोगों से मिलते रहते थे। टाटा नाम से संचालित विभिन्न ट्रस्टों से उन्हें काफी लगाव था, क्योंकि इन ट्रस्टों का कार्य परोपकार की भावना पर आधारित था।
अतः वे इनके कार्यों के प्रति अपने को ज्यादा उत्तरदायी महसूस करते थे। भारतीय कैंसर सोसाइटी के वे लगभग 30 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। खेलकूद के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना काफी योगदान दिया। सन 1946 से 1961 तक वे इंडियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष भी रहे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स के वे प्रथम चेयरमैन थे। उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी अपनी सेवाएं मुहैया कराईं। दिन भर की थका देने वाली दिनचर्या के बावजूद वे अपने को तरोताजा बनाए रखते थे तथा समय समय पर चुटकी लेने से भी नहीं चूकते थे। वे काफी मिलनसार तथा सरल प्रकृति के इंसान थे। कर्मचारी भी उनके रोचक चुटकुलों का आनंद उठाते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। श्रम संबंधों के बारे में भी उनका कार्य काफी बेहतर था। वे एक ईमानदार और खुले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कर्मचारी वर्ग की समस्याओं को सुलझाने में उनकी गहरी रुचि थी। स्थितियों के अनुरूप ही वे अपना दृष्टिकोण सामने रखते तथा किसी समस्या के समाधान हेतु सभी विकल्पों पर यथेष्ट रूप से विचार करते थे। सन 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ में उन्होंने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का प्रतिनिधित्व किया। उनके विचारों को काफी सराहना मिली। सन 1957 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की नियामक समिति का सदस्य चुना गया और वे 1989 में अपनी मृत्यु तक इसके सदस्य रहे। सन 1966 में वे देश में योजना आयोग के श्रम पैनल के सदस्य चुने गए। उनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी, जो आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। सन 1951 से 1980 तक वे इसके अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न कारणों द्वारा मालिकों एवं कर्मचारियों के बीच बढ़ रही खाई को पाटने का कार्य भी उन्होंने किया। उन्होंने निष्पक्ष और समुचित उपाय सुझाए। वे अपने को कर्मचारी हितों के हिमायती मानते थे और उनके अधिकारों और हितों के लिए सतत और उल्लेखनीय कार्य किया। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों का भी वे पूरा ध्यान रखते थे। वे भारतीय हॉकी फेडरेशन के भी कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे। उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में भारत ने ओलंपिक हॉकी में लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। टाटा स्पोर्ट्स क्लब ने भारतीय हॉकी की महत्वपूर्ण सेवा की। वे एक सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी थे। कई बार वे एक साथ कई संस्थानों को अपनी सेवाएं दे रहे थे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, स्वदेशी लीग, बंबई राज्य समाज कल्याण परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल आदि। वे कई जन कल्याणकारी ट्रस्टों के अध्यक्ष भी थे। 1969 में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उसी वर्ष औद्योगिक शांति बनाए रखने में उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। नवल हरमुसजी टाटा का विवाह सोनू के साथ हुआ। उनका गृहस्थ जीवन सुखदायक नहीं रहा। नवल और सोनू का तलाक होने के बाद उनके पुत्रों रतन और जिमी के परवरिश की जिम्मेदारी लेडी नवाज बाई ने संभाली। 5 मई 1989 को इस सरल हृदय और सुधारक प्रवृत्ति के व्यक्ति का देहांत हो गया। वे उन्नति के लिए सबको समान अवसर देने के हिमायती थे। जब रतन टाटा ने टाटा सन्स की कमान संभाली तो न केवल टाटा ग्रुप बल्कि पूरे देश में पुराने चलन में बदलाव की बयार बह रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था की सोच में बदलाव से अवसरों और चुनौतियों का एक नया युग सामने था। इन चुनौतियों का सामना करने और प्राप्त अवसरों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। टाटा द्वारा प्रबंधित कंपनियों में अपनी होल्डिंग बढ़ाना। इस सोच के तहत सन 2002 तक टाटा स्टील में होल्डिंग 8 से 26%, टेल्को में 17 से 32%, वोल्टास में 22 से 25% हो गई। कुछ अन्य कंपनियों जैसे टाटा केमिकल्स, टाटा टी आदि में यह अपरिवर्तित यानी 30% ही रही। कुछ नई कंपनियों जैसे टाटा इन्फोटेक में 74%, ट्रेंट लिमिटेड में 26% तथा टाटा इन्फोमीडिया में होल्डिंग 50% रही। ग्रुप की नीतियों के संचालन और एकीकरण के तहत वर्ष 1998 में एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिस स्थापित किया गया। इसमें ग्रुप चेयरमैन और 5 सदस्य जो कि ग्रुप कंपनी, ग्रुप फाइनेंस, ग्रुप मानव संसाधन तथा नई ग्रुप परियोजनाओं से थे, शामिल किए गए। बाद में सन 2002 में टाटा ग्रुप कॉर्पोरेटर सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स सदस्य के रूप में शामिल किए गए।
इनमें शामिल थे रतन टाटा, डॉक्टर जे ईरानी, आर के कृष्ण कुमार, एम ए सूनावाला, आर गोपाल कृष्णन, इशरत हुसैन एवं के ए चोकर। टाटा नाम प्रयोग करने हेतु एक आचार संहिता तैयार की गई। यदि कोई इसकी अवहेलना करे तो उसे टाटा नाम का प्रयोग बंद कर देना था। व्यावसायिक उत्कृष्टता का टाटा मॉडल 1994 में शुरू किया गया। टाटा ब्रांड की महत्ता देखते हुए टाटा कंपनियों से उम्मीद की गई कि वे ब्रांड नाम की और उन्नति के लिए कार्य करें। जब रतन टाटा ने कार्यभार संभाला तो उस समय उनकी प्रमुख चुनौती थी कंपनियों को एक रूपरेखा के अधीन लाना ताकि वे एक दिशा में कार्य कर सकें। उन्होंने कंपनियों पर अपनी पकड़ मजबूत की। यद्यपि उन्होंने काफी हद तक कंपनी की स्वायत्तता उनके पास ही रहने दी, लेकिन बड़े नीतिगत निर्णयों में एक शेयर होल्डर होने के नाते असहमति की दशा में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने तथा उसे एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाने का अधिकार अपने पास रखा। आज टाटा ग्रुप विभिन्न कंपनियों का ढीला ढाला संघ नहीं है, बल्कि एक घनिष्ठ रूप से जुड़ा ग्रुप है, जिसे भविष्य की चुनौतियों से निपटने हेतु उसी दिशा में अग्रसर किया गया है। टाटा केमिकल्स एवं टेल्को को सन 1980 तक भारत की दो सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता था, लेकिन 2000-2001 में टेल्को के साथ एक अनहोनी घटित हो गई। रातों रात इसके उत्पादों का बाजार 45% तक गिर गया और कंपनी को 500 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। वस्तुतः वर्ष 1993 से 1997 तक टेल्को की बिक्री में 7,500 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी। ये बिक्री तब औंधे मुंह गिरी जबकि कंपनी की इंडिका कार परियोजना में 1,700 करोड़ रुपए खप गए थे। ऐसे में बिक्री में भारी कमी तथा 500 करोड़ रुपए की हानि कंपनी तथा इसके कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्वाभिमान पर एक सीधी चोट थी। उन्होंने एकनिष्ठ रूप से तय कर लिया कि हमें इस स्थिति से उबरना है। तथ्य ये भी कि इस स्थिति को कंपनी के कर्मचारी तथा अधिकारी ही अच्छी तरह संभाल सकते थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि समस्या कहाँ और क्या है और उसका समाधान क्या है। रतन टाटा ने बड़ी सफलता से कर्मचारियों के इस आत्मसम्मान की भावना को कंपनी के पुनरुत्थान से जोड़ा और उसका सफल उपयोग किया और तीसरे वित्त वर्ष में ही अर्थात सन 2002-2003 में कंपनी को 500 करोड़ रुपए लाभ की स्थिति में पहुंचा दिया। ये उपलब्धि तत्कालीन परिस्थितियों में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने विषम परिस्थिति में कंपनी को एकीकरण की एक नई धार प्रदान की। उच्च स्तर पर एक कार्यदल का गठन किया गया। कुछ ही समय में 40 एक्शन टीमें गठित की गईं, जिनमें 230 संचालन प्रबंधक आवंटित कार्य पर कार्य कर रहे थे। ये सभी टीमें टाटा मोटर्स तथा कंसल्टेंट स्रोतों से थीं। इन टीमों ने रात दिन कार्य किया, संबंधित विभागों को डेटा उपलब्ध कराया तथा उसके बाद इसकी संचालन की दृष्टि से उपयुक्तता की जांच की गई। जो कमियां थीं उनका निर्धारण हुआ तथा उसके निमित्त कार्य की शुरुआत हुई। वरिष्ठ प्रबंधक टीम चेयरमैन से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक कई युवा कर्मचारियों तथा उच्च स्तर के निष्पादकों से मिली तथा उनकी राय जानी। समस्याओं के बारे में उनके सुझाव लिए तथा तदनुरूप ही उचित कदम उठाए गए। दूसरा कार्य था स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा प्रेरणास्पद कदमों का उपयोग। इस हेतु सभी जगहों, सभी ग्रेड के कर्मचारियों तथा सभी स्तर के प्रबंधन कर्मियों के मिश्रित ग्रुपों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षण और उत्प्रेरण हेतु भेजा गया। उच्च नेतृत्व का पूरा ध्यान था हर तरह की कमी से रहित परिणोन्मुख कार्य संस्कृति का सृजन। यही वह कार्य संस्कृति थी कि जिससे असंभव लक्ष्य को संभव बना दिया। टाटा इंडिका सन 1993 से ही रतन टाटा का सपना रहा, जो 1999 में सच हुआ। इस सपने की पूर्ति हेतु टेल्को के अधिकारियों ने दुनिया भर का दौरा किया। दरअसल वे एक ऐसी कार चाहते थे जो भारतीय परिस्थिति में उपयुक्त हो। इसमें एम्बेसडर के समान जगह, जेन की तरह ही बाहरी रूपरेखा, इटली की स्टाइल तथा इंजन की बनावट फ्रांसीसी तरीके की हो। इस परियोजना से रतन टाटा का मानसिक जुड़ाव था, इसलिए जब उन्होंने चुनौती स्वीकार की तो उसकी सफलता के लिए भी उसी अनुपात में मेहनत की। जहां से जो विशेषज्ञता मालूम हो सकती थी प्राप्त की, जब ऐसा करना जरूरी हो गया, लेकिन इसे विकसित किया अपने बलबूते पर। अतः ये सचमुच में एक राष्ट्रीय उपलब्धि थी।
परिणामतः सन 1999 में जब इंडिका शोरूम से बाहर आई तो कंपनी के पास 1,15,000 ऐसी बुकिंग थी जिनमें पूरी रकम अग्रिम भुगतान कर दी गई थी। इसी से इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाद में इसमें कई सुधार किए गए तथा कई अन्य मॉडल जैसे इंडिका, V2, इंडिगो, इंडिका सेडान आदि विकसित किए गए। इसी खंड में एक वर्ल्ड क्लास कार की दरकार इंग्लैंड के रोवर्स को थी, अतः उसने टेल्को के साथ इंडिका V2 को इंग्लैंड तथा यूरोपीय महाद्वीप में बेचने का करार किया और 5 वर्षों में कुल 1 लाख कारें सिटी रोवर के नाम से बिक्री होनी थी। इनका प्रथम बैच सन 2003 में भेजा गया। टाटा केमिकल उदारीकरण से पहले के दौर में भारत की अपने क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी थी। सन 1990 में इसने 3 नई शुरुआतें की। वे थीं बबराला फर्टिलाइजर प्लांट उत्तर प्रदेश, टाटा किसान केंद्रों की स्थापना और ब्रांडेड खाद्य नमक का उत्पादन। इनमें से बबराला प्लांट को 1994 में शुरू किया गया। इसमें यूरिया का उत्पादन होना था। इसके साथ इसी कॉम्प्लेक्स में एक अमोनिया प्लांट भी स्थापित किया गया। बबराला कॉम्प्लेक्स ने उत्पादन, तकनीक, ऊर्जा संरक्षण और संरक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसके बावजूद चीन से सोडा ऐश की भारी आवक तथा यूरिया की निश्चित निर्धारित दर में कमी किए जाने के कारण वर्ष 1999 में यहाँ एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई। कंपनी के इतिहास में पहली बार इसे सन 2000 में जून में समाप्त तिमाही के लिए हानि घोषित करनी पड़ी। फलतः एक नई प्रबंधक समिति बनाई गई। प्रसाद मेनन के अधीन कार्य करते हुए इसे कंपनी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों पर पुनः ध्यान केंद्रित करते हुए कंपनी को नए सिरे से अर्जित करना था। इसने विभिन्न प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन कदमों का वांछित असर हुआ और सन 2001-2002 में लाभ की धनराशि 200 करोड़ तक पहुंच गई। ये रतन टाटा की दूरदर्शिता ही थी कि जिसने एक आसन्न खतरे से निपटने के लिए सारे जरूरी कदम समय रहते उठा लिए और टाटा केमिकल्स न केवल अपनी पटरी पर वापस आई बल्कि सरपट भागने भी लगी। एक अन्य घटना टाटा स्टील जमशेदपुर की है, जहां एक पेचीदा समस्या का हल रतन टाटा ने चुटकियों में निकाला। उदारीकरण के दौर में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए टाटा स्टील को नवीनीकरण की सख्त आवश्यकता थी और इस नवीनीकरण के कारण लगभग 35,000 कर्मचारियों की छटनी करना आवश्यक था। उस समय टाटा स्टील में फैक्ट्री और खनन खदानों दोनों को मिलाकर 78,000 कर्मचारी थे। इतने बड़े पैमाने पर छटनी करने पर इसके तात्कालिक दुष्परिणाम से सभी अवगत थे, लेकिन छटनी किया जाना भी उतना ही आवश्यक था। रतन टाटा के नेतृत्व में हानि लाभ का आकलन करने के बाद ये निष्कर्ष सामने आया कि यदि कर्मचारियों की छटनी हेतु कुछ आकर्षक शर्तें सामने रखी जाएं, तो ये समस्या आसानी से हल हो सकती है। इन शर्तों से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को आधुनिकीकरण के कुछ ही वर्षों में समाप्त कर लिया जाएगा और अंततः ये एक लाभ का ही सौदा होगा। स्वैच्छिक अवकाश की शर्तें इतनी आकर्षक थीं कि बड़े पैमाने पर कर्मचारियों ने स्वैच्छिक अवकाश के लिए आवेदन किया और शीघ्र ही अतिरिक्त कर्मचारियों से कंपनी को निजात मिल गई। ये सब बड़ी आसानी और औद्योगिक सौहार्दता बनाए रखकर हासिल किया गया। यही कारण है कि आगामी वर्षों में टाटा स्टील न केवल प्रतिस्पर्धा में बना रहा बल्कि मीलों आगे निकल गया। यही नहीं, भारी भरकम प्रतिस्पर्धी स्टील कंपनियों का अधिग्रहण करने में भी सक्षम रहा। उनके फौलादी इरादों का दर्शन सिंगूर भूमि अधिग्रहण विवाद मामले से भी होता है, जहां उन्होंने कुछ लोगों की जिद के सामने झुकने की बजाय वहां से हट जाने को तवज्जो दी। टाटा ग्रुप बाजार व्यवस्था और राजस्व के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक ग्रुप है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में स्थापित इस ग्रुप का मुख्यालय मुंबई में है। इसे सारी दुनिया में एक सम्मानित ग्रुप के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसके व्यवसाय के मुख्य क्षेत्र हैं स्टील, ऑटोमोबाइल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, ऊर्जा, चाय और होटल्स आदि। 6 महाद्वीपों के 85 देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है। दुनिया के 80 देशों में इसके उत्पाद और सेवाओं का निर्यात होता है। 7 व्यवसाय क्षेत्रों में कार्यरत ये ग्रुप 98 कंपनियों से संगठित है। इनमें से 27 कंपनियां सार्वजनिक कंपनियों के रूप में सूचीबद्ध हैं। टाटा ग्रुप के 75.8% का स्वामित्व इसके चैरिटेबल ट्रस्टों के पास है। ग्रुप में सबसे बड़ी हिस्सेदारी टाटा स्टील, कोरस स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा टी, टाइटन इंडस्ट्रीज,
टाटा टेली सर्विसेज और ताज होटल्स आदि की हैं। टाटा स्टील्स। टाटा की परिकल्पना पर स्थापित टाटा स्टील न केवल भारत बल्कि एशिया का सर्वप्रथम स्टील प्लांट है। एंग्लो डच स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण कर टाटा स्टील ने एक नया इतिहास रचा है। विदेश में ये किसी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा अधिग्रहण है और ये टाटा स्टील की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही है। जमशेद जी ने स्टील प्लांट की स्थापना हेतु काफी संघर्ष किया, लेकिन प्लांट की स्थापना के लिए जगह की तलाश किए जाने से 3 साल पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनका सपना साकार हो। उनका ये सपना साकार करने वाली टीम के सदस्य थे उनके पुत्र दोराबजी टाटा, विशेषज्ञ सर्वेयर सीएम वेल्ड एंड शाहपुर जी सकलातवाला और चार्ल्स पेज पेरिन, सलाहकार इंजीनियर कि जिन्हें जमशेद जी ने स्वयं न्यूयॉर्क जाकर आमंत्रित किया था। पेरिन ने कंपनी के प्लांट की विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सौंपने के बाद भी चार्ल्स पेरिन तब तक भारत में रुके रहे जब तक कि साक्षी में प्लांट की स्थापना का निर्णय नहीं हो गया। साक्षी का नाम ही बाद में जमशेदपुर कर दिया गया और ये नाम रूपांतरण भारत के तत्कालीन वॉइस रॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा किया गया। काली माटी स्टेशन का नाम टाटा नगर भी तभी पड़ा। उन दिनों स्वदेशी की भावना उफान पर थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने इस भावना को आधार बनाकर भारतीय पूंजी बाजार का रुख किया तथा 26 अगस्त 1907 को शेयर बिक्री हेतु जारी कर दिए। मात्र 3 सप्ताह में ही 8000 भारतीय निवेशकों से निवेश पत्र प्राप्त हुए। कार्यकारी पूंजी की उपलब्धता हेतु जारी 40,000 पाउंड के संपूर्ण डिबेंचर ग्वालियर के महाराजा ने खरीद लिए। सामान्य, प्राथमिक और स्थगित शेयरों को जारी करके 2.32 करोड़ रुपए जुटाए गए, जिसके द्वारा 72,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का स्टील प्लांट स्थापित किया जाना था। सन 1908 में प्लांट स्थापना का कार्य शुरू हुआ और फरवरी 1912 में प्रथम पिंड का उत्पादन हुआ। इस कंपनी में टाटा की हिस्सेदारी 11% की थी। एक से अधिक बार इस पर सरकार द्वारा इसके अधिग्रहण का खतरा मंडराया। इस संभावना को रोकने के लिए सन 1924 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाया गया था। दूसरी बार सन 1977 में जनता पार्टी के शासनकाल में तत्कालीन उद्योग मंत्री ने इस विचार को हवा दी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। टाटा स्टील की स्थापना करके कुछ कर गुजरने का सपना जमशेद जी ने देखा था। टाटा स्टील का सपना पूरा किया दोराबजी तथा आरडी टाटा ने। लेकिन जेआरडी टाटा वे व्यक्ति थे कि जिन्होंने टाटा की परिसंपत्तियों को 62 करोड़ से बढ़ाकर सन 1990 में 10,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। जेआरडी में आदमी परखने और नेतृत्व विकसित करने की नैसर्गिक प्रतिभा थी। उन्होंने रूसी मोदी जैसे एक उत्कृष्ट मैनेजर को आगे बढ़ाया और बाद में महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित किया। मोदी ने विपणन संचालन के कार्य में सुधार किया और निर्यात प्रकोष्ठ का गठन किया। उन्होंने जी ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना की, जो सन 2004 के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के अनुसार टाटा स्टील का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस था। जेआरडी टाटा के उत्तराधिकारी रतन टाटा ने रूसी मोदी से स्टील कंपनी के चेयरमैनशिप का कार्यभार सन 1992 में संभाला। उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था के कारण कंपनी की प्रतिस्पर्धा मुख्यतः कीमतों को लेकर थी, अतः उस समय टाटा स्टील की अवस्था अच्छी न थी। 1990 के उत्तरार्ध में मैकिन्जी रिपोर्ट में टाटा स्टील को स्टील व्यवसाय से किनारा कर लेने की सलाह दी गई, लेकिन इसके विपरीत जो हुआ वो सबकी आंखें खोल देने वाला सिद्ध हुआ। कंपनी में युगांतरकारी परिवर्तन किए गए। उन्नत और आकर्षक योजनाओं द्वारा कंपनी ने कर्मचारियों की अधिकता से छुटकारा पाया और कर्मचारियों की संख्या 78,000 से घटकर 43,000 रह गई। ये लक्ष्य औद्योगिक सद्भाव को हानि पहुंचाए बगैर हासिल कर लिया गया। कंपनी ने कई कम महत्व के इतर व्यवसायों से अपने आप को अलग कर लिया। मुख्य जोर स्टील की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ खर्चों में कमी, उन्नत तकनीक से कीमतों को प्रतिस्पर्धी स्तर तक लाना था। इसी दरमियान एक कोल्ड रोलिंग मिल की स्थापना हुई। सन 2001 में बी मुथुरामन ने जे ईरानी की जगह कंपनी के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला। सन 2001-2002 में स्टील की कीमतों में भारी उतार के बावजूद टाटा स्टील दुनिया की उन 5 स्टील कंपनियों में थी जिनने लाभ अर्जित किया। बाद के वर्षों में ब्रांडेड उत्पादों और रिटेल के जरिए उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कंपनी ने कई अधिग्रहण किए। इनमें कोरस स्टील का अधिग्रहण एक ऐतिहासिक घटना है। जो कंपनी पहले स्टील उत्पादन में 56वें
पायदान पर थी, वो अपने 100वें वर्ष में दुनिया की छठी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी बन गई है। आने वाले वर्षों में भी ये काफी तरक्की करेगी। टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स की स्थापना सन 1939 में हुई। विदेशी निर्माता से आयातित टर्बो जनरेटरों की इसकी पहली खेप उन दिनों जारी द्वितीय विश्व युद्ध की भेंट चढ़ गई और समुद्र में डूब गई। इसके बाद इसकी अगली खेप किसी तरह बंबई पहुंची, लेकिन कंपनी के शुरुआती वर्ष अच्छे नहीं रहे। स्थापना कार्य से लेकर उत्पादन कार्य तक कंपनी को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका सबसे लाभदायक व्यवसाय सोडा ऐश का उत्पादन होता, लेकिन तब इसके उत्पादन की तकनीक उस समय दुनिया की सिर्फ 6 कंपनियों के पास थी। लेकिन टाटा केमिकल्स ने स्वयं इसका फॉर्मूला तैयार कर लिया। दूसरा कार्य था कम से कम 400 टन दैनिक का उत्पादन। एक केमिकल इंजीनियर दरबारी सेठ ने जेआरडी के सामने केमिकल संयंत्र की पूरी रूपरेखा रखी। जेआरडी ने उससे सहमति जताते हुए इंजीनियरिंग, फैब्रिकेशन और नई मशीनों के मीठापुर में संस्थापन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। दरबारी सेठ तथा उसकी टीम ने रात दिन कार्य करके संस्थापन का कार्य पूरा किया तथा साथ ही साथ उन सबका एक साथ कार्य करना भी सुनिश्चित किया। संयंत्र तैयार होते ही 400 टन प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य देकर उसके संचालन का जिम्मा भी उसी टीम को सौंप दिया गया। पहले पखवाड़े में ही संयंत्र से उत्पादन 545 टन प्रतिदिन तक जा पहुंचा। आज टाटा केमिकल्स लिमिटेड दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सोडा ऐश उत्पादक है। इसकी उत्पादन इकाइयां भारत के अलावा ब्रिटेन, केन्या तथा अमेरिका आदि देशों में है। कंपनी इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम ट्रिपोली फास्फेट का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स लिमिटेड भारत में यूरिया एवं फास्फेट खादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यही नहीं, भारत में आयोडीन युक्त ब्रांडेड नमक का भी सबसे बड़ा उत्पादन करता है। सन 2030 में टाटा केमिकल्स ने हिंदुस्तान लीवर केमिकल्स का नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जो कि फास्फेट वर्ग में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में सबसे आगे है। हिंदुस्तान लीवर केमिकल्स का कारखाना हल्दिया में तथा टाटा केमिकल्स के कारखाने मीठापुर गुजरात एवं बबराला यानी उत्तर प्रदेश में है। बबराला में इसका नाइट्रोजन खाद उत्पादन हेतु एक संयंत्र भी प्रगति पर है। अपने विशाल और विविध क्षेत्रों में डीलर नेटवर्क की वजह से इन वर्षों के दौरान टाटा केमिकल्स ने कई ब्रांडेड उत्पाद शुरू किए और किसान प्रशिक्षण प्रोग्राम द्वारा उनकी अच्छी पैठ बनाई है। टाटा किसान केंद्रों ने इस दिशा में क्रांतिकारी कार्य किया है। टाटा केमिकल्स अपने इन उत्पादों का 10 से 15% निर्यात भी करती है। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। सन 2007-2008 में अनुमानों के अनुसार इसका राजस्व 35,651 करोड़ रुपए था। वाणिज्यिक वाहनों के प्रत्येक वर्ग में उत्पादन में यह भारत में सर्वोच्च स्थान पर है। जहां तक यात्री वाहनों का संबंध है, सर्वोच्च 3 उत्पादनकर्ताओं में इसकी गिनती होती है। ट्रक उत्पादन में कंपनी का स्थान दुनिया में चौथा तथा बस उत्पादन में दूसरा है। इस तरह ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में यह विश्व भर में एक जाना पहचाना नाम है। टेल्को, जो कि वर्तमान में टाटा मोटर्स है, इसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी और इससे वाहनों का उत्पादन 1954 में आरंभ हुआ। आज 40 लाख से अधिक टाटा वाहन भारत की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और देश के प्रत्येक कोने में इनका प्रवेश हो चुका है। टाटा मोटर्स की उत्पादन इकाइयां जमशेदपुर, पुणे, लखनऊ और पंतनगर में स्थापित हैं। सन 1998 में रतन टाटा ने पहली भारतीय कार के नाम से प्रसिद्ध इंडिका को कई वर्षों की मेहनत और रिसर्च के बाद बाजार में उतारा। उसके ब्रांड इंडिगो तथा एक के बाद एक कई अन्य नाम से कारों का उत्पादन शुरू हो गया तथा कई देशों को इनका निर्यात भी होने लगा। सन 2004 में टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की डेब्यू कमर्शियल व्हीकल कंपनी का अधिग्रहण किया। ये दक्षिण कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी थी। इस तरह से पुनर्संगठित टाटा डेब्यू कमर्शियल व्हीकल कंपनी ने कोरिया के बाजार में कई नए वाहन उतारे तथा अन्य देशों में इनका निर्यात भी शुरू किया। सन 2006 में टाटा मोटर्स ने एक मिनी ट्रक बाजार में उतारा जो काफी सफल रहा। इसकी बाजार में काफी मांग है। फलतः इसका उत्पादन आज 2,50,000 वार्षिक से भी ऊपर पहुंच गया है। सन 2005 में फिएट के साथ संयुक्त उपक्रम के तहत इसने महाराष्ट्र में एक नई इकाई की स्थापना की है, जिसमें फिएट कारों के साथ साथ फिएट पावर ट्रेन्स तथा टाटा कारों का उत्पादन होना है।
कर्नाटक के धारवाड़ और गुजरात के साणंद में कंपनी नई इकाइयां लगा रही है। डीलरशिप, सेल्स और सर्विस और स्पेयर पार्ट्स हेतु कंपनी के पास लगभग 3,500 केंद्रों का नेटवर्क है। फिएट ब्रांड की कारों की ये देश में वितरक भी है। सहायक कंपनियों और सब्सिडरी के माध्यम से ये इंग्लैंड, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और स्पेन में भी व्यवसाय का संचालन कर रही है। इनमें से सन 2008 में 2 प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांडों जैगुआर एंड लैंड रोवर का अधिग्रहण और संचालन भी शामिल है। इससे पूर्व सन 2006 में टाटा मोटर्स ने ब्राजील की मार्को पोलो, जो कि बसों और कोचों के ढांचों के निर्माण में विश्व प्रसिद्ध है, उसके साथ संयुक्त उपक्रम बनाया, जो कि भारतीय बाजार और अन्य देशों में निर्यात हेतु पूर्ण निर्मित बसों और कोचों का उत्पादन करेगा। इसी वर्ष कंपनी थाईलैंड की थॉर्नबुरी ऑटोमोटिव असेंबली प्लांट कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में संबद्ध हुई, ताकि कंपनी वैन की थाईलैंड में आपूर्ति हेतु उत्पादन और विपणन कर सके। सन 2008 में थाईलैंड में टाटा संयंत्र में जेनॉन पिकअप ट्रक के नाम से ट्रकों का उत्पादन शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कंपनी ने अपनी अच्छी धाक जमा ली है। कंपनी के वाणिज्यिक और यात्री वाहनों का यूरोप, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों में विपणन हो रहा है। बांग्लादेश, यूक्रेन, केन्या, सेनेगल और रूस में इसके संयुक्त उपक्रम या फ्रेंचाइजी कार्यरत हैं। पिछले 50 वर्षों में कंपनी के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक है ग्राहक की आवश्यकता और उसकी संतुष्टि। इस हेतु रिसर्च और डेवलपमेंट की सुस्पष्ट परिपाटी रही है। वर्ष 1966 में स्थापित कंपनी के इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के 2,500 विज्ञानियों और इंजीनियरों ने कंपनी के उत्पादन हेतु अद्यतन तकनीकों और उत्पादों के रूप में विशिष्ट सहयोग किया है। भारत में पुणे, जमशेदपुर, लखनऊ के अलावा विदेशों जैसे दक्षिण कोरिया, स्पेन तथा इंग्लैंड में कंपनी के रिसर्च और डेवलपमेंट केंद्र कार्यरत हैं। टाटा मोटर्स ने ही भारत में सर्वप्रथम हल्का वाणिज्यिक वाहन तथा सन 1998 में स्वदेशी यात्री कार इंडिका का निर्माण किया। अपने 2 वर्षों के सफर में ही इसने भारतीय बाजार में अपने वर्ग में महत्वपूर्ण पैठ बना ली। जनवरी 2008 में टाटा मोटर्स ने एक किफायती दाम की सस्ती कार नैनो का प्रदर्शन किया। ये रतन टाटा के अपने उस वादे के मुताबिक था कि जिसमें उन्होंने देशवासियों को कम कीमत की एक उत्कृष्ट कार देने का वादा किया था। इसे पीपल्स कार यानी जनता की कार नाम दिया गया। विश्व ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यह एक सतुल्य प्रयास था। नैनो एक ऐसी कार है जो लाखों परिवारों का उनकी क्रय क्षमता के अंदर एक आरामदेह और सुरक्षित सफर का उनका सपना पूरा करती है। भारत में ये स्टैंडर्ड और डीलक्स दोनों वर्गों में उपलब्ध है। स्टैंडर्ड वर्ग में इसकी कीमत 1 लाख रुपए वैट और यातायात खर्च छोड़कर रखी गई है, इसीलिए इसे लोगों ने लखटकिया कार नाम भी दे दिया है। एक सामान्य परिवार की जरूरत का आकलन करके इस कार का निर्माण किया गया है। तदनुसार ही इसमें एक अपेक्षाकृत अधिक स्थान वाला यात्री कंपार्टमेंट है, जिसमें बैठकर आसानी से पांव फैलाए जा सकते हैं। इसमें 4 सवारियां आराम से बैठ सकती हैं। भारत में आवश्यक नियामक संरक्षा मानकों से इसका स्तर उत्कृष्ट है। प्रदूषण मानकों की दृष्टि से भी यह भारत में बनाए जा रहे तमाम दुपहिया वाहनों के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण उत्सर्जित करेगी। इसका वजन हल्का रखने से प्रति यूनिट खपत हुई ऊर्जा से अधिकतम निष्पादन की सहायता मिली है। ऊर्जा खपत में उच्च प्रकार की कार्यकुशलता होने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम होता है। कुल मिलाकर यह कार एक छोटे परिवार के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। आगामी वर्षों में टाटा मोटर्स कई नए उन्नत वाहनों का निर्माण कर बाजार में एक ऑटोमोबाइल क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ये सभी वाहन तकनीकी रूप से उन्नत और ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप निर्मित होंगे। इनमें पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों और ऊर्जा का प्रयोग होगा। टाटा मोटर्स का रिसर्च एवं डेवलपमेंट विभाग इस हेतु समग्र रूप से प्रयासरत है। टाटा मोटर्स अपनी अनुषंगी इकाइयों द्वारा इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव सॉल्यूशन के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन, यंत्रों के विनिर्माण, वाहनों के पुर्जों, मशीन टूल्स और फैक्ट्री ऑटोमेशन सॉल्यूशन तथा ऑटोमोटिव और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के पार्ट्स के निर्माण और सेवा संचालन में भी कार्यरत है। इसके अलावा टाटा मोटर्स अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं के प्रति भी सजग है। ये यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल कॉम्पैक्ट का एक हस्ताक्षरी है तथा इसके सिद्धांतों के अनुरूप सामुदायिक और श्रमोन्मुख सामाजिक कार्यों में रत है।
इसी के अनुरूप ये अपनी उत्पादन इकाइयों के आसपास की ग्रामीण आबादी के कल्याण हेतु कल्याणकारी कार्यों और सामुदायिक विकास में सामंजस्य बिठाकर कार्य कर रहा है।